ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर अपने 3 कंप्लीट किए थे ब्रेक के पहले, और ब्रेक के पहले अपने ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन हो चुका है। अब सम सी बचा हुआ है कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत इजी है ये भी। राइटर बहुत बड़ा है तो देख के थोड़ा सा डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 an entity grants to a senior executive 10,000 share option conditional upon the executive remaining in the entity's employment until the end of year 3, यानी कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। द एक्सरसाइज प्राइस इज 40, हाउएवर द एक्सरसाइज प्राइस ड्रॉप्स टू 30 if the entity's earning increases by at least an average of 10% per year over the 3-year period। यानी कि यहाँ परफॉर्मेंस भी है, सर्विस भी है, परफॉर्मेंस भी है कि आपको 40 नहीं देना पड़ेगा, 30 में हो जाएगा, प्रोवाइडेड यदि कंपनी का अर्निंग जो है वो क्या हो, एटलीस्ट 10% का एवरेज आए। ये कंडीशन हो गया। ऑन ग्रांट डेट द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन विथ एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 30 इज ₹16 पर ऑप्शन। यानी कि जिस दिन ग्रांट किया गया उस दिन 16 रुपया उसका फेयर वैल्यू है। ठीक है, और 30 रुपीज़ क्या चीज़ दिया हुआ है, विथ एन एक्सरसाइज प्राइस, 30 रुपये में उसे एक्सरसाइज करने का मौका है, और उसी चीज़ का फेयर वैल्यू चल रहा है 16 रुपये मार्केट में। इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज 40, एंटिटी एस्टिमेट्स दैट द शेयर ऑप्शन हैव ए फेयर वैल्यू ऑफ ₹12 पर ऑप्शन। दोनों बात बता दिया। बोला यदि 30 रुपया होगा एक्सरसाइज प्राइस तो 16 रुपये, ठीक है, फेयर वैल्यू, और यदि 40 होगा एक्सरसाइज प्राइस तो 12 रुपये। अब ये चीज़ थोड़ा सा सोचने वाला बात है। मतलब क्वेश्चन ऐसे तो एक क्वेश्चन है, एक नंबर से, लेकिन हम लोग सोचे 16 क्यों हुआ, 12 क्यों हुआ। बोलते इसके पीछे भी तो लॉजिक इन्वॉल्व होता है। बोला 16 से 12 क्यों हुआ। देखो, यदि मुझे एक शेयर का राइट्स मिलेगा 40 रुपये देकर, तो उसका अंडरलाइंग वैल्यू मुझे बेनिफिट आने वाला है, तो उसका मार्केट में दाम चल रहा है कितना, 30 रुपये दे के जब हमें मिलेगा तो उसका मार्केट में दाम चल रहा है 16। वही चीज़ जब मुझे 40 रुपये दे के मिलेगा तो मेरा उसका मार्केट में फेयर वैल्यू चल रहा है 12। क्यों? मेरा आउटफ्लो होगा ज़्यादा इन ऑर्डर टू हैव सच ऑप्शन। तो यदि किसी चीज़ को मैं ज़्यादा दे के कर रहा हूँ तो मतलब बेनिफिट कम ले रहा हूँ। यही कारण है उसका मार्केट में वैल्यू, प्राइस, फेयर वैल्यू 12 रुपीज़ चल रहा है। मतलब क्वेश्चन को भी सोचने लग जाए तो, अदरवाइज तो एक क्वेश्चन है कि 40 हुआ तो 16, और 30 हुआ, नहीं 30 हुआ तो 16, और 40 हुआ तो 12। एक क्वेश्चन है केवल। ठीक है, ड्यूरिंग ईयर 1, पहले साल, द एंटिटीज अर्निंग increased by 12%. An entity expect that earning will continue to increase at this rate over the next 2 years. तो अपना कंडीशन था 10% का, यहाँ पे 12% का बात बोल दिया, और 12% होने से आपको पता है ना एक्सरसाइज प्राइस 40 होगा या 30 होगा, 30। 40 कब होगा, जब 10% के नीचे होता। तो यहाँ तो एंटिटी एक्सपेक्ट कर ही रहा है कि 10% से ऊपर होगा। And the entity expect that earning will continue to increase at this rate over the next 2 years. The entities therefore expect that the earning target will be achieved, and hence the share option will have an exercise price 30. During पहला साल हो गया, पहला साल के हिसाब से यदि हम लोग खर्चा सोचे तो क्लियर है, हमने अपने एम्प्लॉय को, एग्जीक्यूटिव को कितना ऑफर दिया है, 10,000 शेयर। तो 10,000 शेयर होगा पहला साल, यदि 10,000 शेयर हो गया, और उस केस में आपका फेयर वैल्यू कितना हो गया, उसका फेयर वैल्यू हो गया 16 रुपये करके या 12 रुपये करके, 12% हाँ 30 रुपये होने से 16 है ना, 30 होने से 16 फेयर वैल्यू, तो इंटू 16, तो इंटू 16, और ये कितने साल के लिए, ये है आपका फॉर 3 years, तो डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये राइट ऑफ होगा फर्स्ट ईयर। ड्यूरिंग द ईयर 2, द एंटिटीज अर्निंग इंक्रीज बाई 13%, and the entities continues to expect
दैट द अर्निंग टारगेट विल अचीव, मतलब सेम कहानी रहा स्टेटस को, कोई चेंजेस आया क्या सेकेंड ईयर में? नहीं। तो इसका मतलब है सेकेंड ईयर में यही होगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्यूमुलेटिव फिगर आ जाएगा। यहाँ तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी नहीं है कि छोड़ के जा रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे इतना छोड़ देगा, यहाँ तो एक ही जन है और उसी को 10,000 देने का बात हो रहा है, तो और भी ईजी सा समय ये। An entity continues to expect that the earning target will be achieved. During year 3, the entity's earning increased by only 3%. तीसरे साल में क्या हुआ? सिर्फ 3% से बढ़ा। बहुत बड़ा शॉक लगा। And therefore the earning target was not achieved. फेल हो गया। The executive completes 3 years, but time target पूरा हो गया, 10% वाला फेल हो गया। तो इसका मतलब है कि अब थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज प्राइस विल गो अप, 30 के बजाय क्या हो जाएगा? 40। तो उस केस में क्या होना चाहिए? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? फेयर वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। इससे टोटल फिगर आएगा और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि पहले वाला क्यूमुलेटिव आप राइट ऑफ करेंगे तो दैट में भी नेगेटिव, नेगेटिव हुआ तो रिवर्स करेंगे। रिवर्स को जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे ना, नेगेटिव होने से जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। जर्नलिज्म में तो तब करेंगे ना जब ऑलरेडी उसको रिकॉग्नाइज कर रखे हैं। इस साल के पीएल में रिवर्स होगा। हाँ। And therefore satisfy the service condition because the earnings target was not achieved. The 10,000 vested share option have exercise price of 40. बहुत लंबा कहानी करके इतना बात बोला। कहानी तो बहुत सिंपल सा था। 10,000 शेयर्स देना है, पहले साल में कंडीशन लग रहा हो जाएगा, दूसरे साल में लग रहा हो जाएगा, तीसरे साल में कंडीशन फेल हो गया। पहले सोचे थे 40 होगा एक्सरसाइज प्राइस, 30 होगा एक्सरसाइज प्राइस, 16 होगा फेयर वैल्यू, बट बाद में मालूम चला कि एक्सरसाइज प्राइस बढ़ गया और फेयर वैल्यू घट गया। तो यानी कि आपका ये होगा वर्किंग। बिकॉज एक्सरसाइज प्राइस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स ऑफ ए परफॉर्मेंस कंडीशन दैट इज नॉट ए मार्केट कंडीशन, द इफेक्ट ऑफ दैट परफॉर्मेंस कंडीशन दैट इज पॉसिबिलिटीज दैट एक्सरसाइज प्राइस माइट बी 40 एंड द पॉसिबिलिटीज दैट, ये तो सॉल्यूशन के हिस्सा देने लग गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ आपने ऑलरेडी किया कर चुका है, आपने देख लो 10,000 इंटू 16 इंटू 1/3, 10,000 इंटू 16 इंटू 2/3, क्यूमुलेटिव आया एंड 10,000 इंटू 12 3/3 टोटल फिगर आया। ये सारा पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव नहीं आया। पहला साल का खर्चा, सेकेंड ईयर का खर्चा, थर्ड ईयर का खर्चा। क्लियर है ये? तो कॉपी में फटाफट से क्वेश्चन 4 का अपना हाथ का बनाया हुआ रहना चाहिए। ऐसे तो ये मैं दिखा दिया, दिखाने नहीं चाहिए, वर्बली हम लोग कर चुके हैं, तो कॉपी में क्यों ना बनाए। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट शोइंग employee expenses on share based payment scheme. कैलकुलेशन क्यूमुलेटिव और ये टोटल ये एक्सपेंस। पहला हो जाएगा एंड ऑफ ईयर, दूसरा होगा कैलकुलेशन, तीसरा होगा आपका क्यूमुलेटिव, एम्प्लॉय एक्सपेंस, and fourth one employee expense for the year. Number 1, 2, 3 10,000 शेयर्स ऑप्शन में है। मल्टीप्लाइड बाई आपको कितने से करना है? तो पहला एक्सपेक्ट हुआ ₹16 फेयर वैल्यू और फर्स्ट ईयर 1/3। क्यूमुलेटिव फिगर आ गया था आपका कितना?
5,33,333. Employee expenses for the year 533,333. सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयज़ नंबर ऑफ ऑप्शंस तो 10,000 ही है, सेम स्टेटस को मेंटेन है, इसका 2/3, तो 2/3 अपने कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 10,66,667, तो ये आ जाएगा 533,334. क्या नहीं समझा? सर 5,33,000 लिखे ना क्यूमुलेटिव में, वो 53,333 होगा और नीचे 1,06,600. ये वाला फिगर गलत है क्या? हाँ, आप ये 1 लाख ज़्यादा मतलब कर दिए. ये 533,333 नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ये 5 डबल 53,333 आ रहा है. वो 553 आ रहा है क्या? 53,333. टोटल फिगर कितना आ रहा है? बस 5 लाख नहीं है क्या इसमें? सर इंटू 16, 1,60,000. वो मैं 16 लाख लेके कर रहा हूँ, ठीक है, गलती मैं सोचा कि कैलकुलेशंस तो तुम लोग बता ही देगा गलत होने से, और मैं ऐसे ही गेस करके लिख रहा हूँ नंबर्स कि हाँ इतना आ जाएगा, लाखों में खेलते खेलते आदत लाखों का हो गया. चलो 53,333, मतलब 1,60,000 का फिगर है, सीधा बात है. और ये भी होगा 53,333. सेकेंड ईयर में यदि अपने आ जाए तो सेकेंड ईयर में क्या होगा? तो सेकेंड ईयर में फिर से होगा 10,000 शेयर्स अंडर ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई रुपीज़ कितना? मल्टीप्लाइड बाई रुपीज़ 16, 2/3, तो ये होगा 106, सही है ना, 667. तो अपने राइट ऑफ करेंगे कितना? 53,334. थर्ड ईयर में आ जाएंगे 10,000 शेयर्स अंडर ऑप्शन है मल्टीप्लाइड बाय इस बार कंडीशन एवरेज जो ग्रोथ रेट है वो या प्रॉफिट रेट है, क्या है ग्रोथ या प्रॉफिट, जो भी वो अचीव नहीं हुआ तो उसके कारण 12 रुपये हो जाएगा फेयर वैल्यू. तो 12 इंटू 3/3 करेंगे, दैट इज इक्वल टू कितना? 1,20,000. और ऑलरेडी आपने 1,06,667 रिकॉग्नाइज कर रखा है 2 साल में, तो वो माइनस कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू कितना 3,333 हो गया. ये था क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. अभी एकदम पानी की तरह निकल जाएगा, कुछ है ही नहीं, अब आपको ऐसा लगेगा. क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ग्रांट्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विथ मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन के साथ दे रहा है. द एंटिटी रिकॉग्नाइज द गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम ए काउंटर पार्टी who satisfy all other vesting condition, example services received from an employee who remain in service for the specified period of service irrespective of whether that market condition is satisfied. ये कुछ नहीं है, सम्स का हिस्सा नहीं है. ये हेडिंग डाल रहा है कि हम लोग इलस्ट्रेशन 5 क्या चीज़ के ऊपर करेंगे. लिख रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एन एंटिटी ग्रांट्स टू सीनियर एग्जीक्यूटिव 10,000 शेयर ऑप्शन कंडीशनल अपॉन द एग्जीक्यूटिव रिमेनिंग इन द एंटिटीज एम्प्लॉयमेंट अंटिल द एंड ऑफ ईयर 3. 3 साल रहेगा तो ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसे 10,000 शेयर्स मिलेंगे. However, the share options cannot be exercised unless the share price has increased from rupees 50 at the beginning of year 1 to above rupees 65 at the end of year 3. मतलब 50 रुपये ईयर एंड 1 में, फर्स्ट ईयर के एंड से थर्ड ईयर के एंड तक में उसे शेयर को कितना ट्रैवल करना है? बोला 50 से ट्रैवल करके कितना तक पहुंचना है? बोला 65 तक जाना चाहिए. The share option can be exercised at any time during the next 7 years. और वेस्टिंग पीरियड जो है ना वो बहुत लंबा दे दिया, एक्सरसाइज पीरियड कितना दे दिया? 7 साल का दे दिया. बोला जब मन करे उसके बाद आप ले सकते हो, लेकिन वेटिंग पीरियड
यानी कि वेस्टिंग पीरियड जो है वो 3 ईयर्स है, 3 साल तक आपका वेटिंग टाइम है। फिर लिखा हुआ है बाय द एंड ऑफ ईयर द एंटिटी अप्लाइज अ बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल विच टेक्स इनटू अकाउंट द पॉसिबिलिटीज दैट द शेयर प्राइस विल एक्सीड 65। तो इसको पता चल गया भाई कि शेयर का दाम 65 हो सकता है, वो ग्रोथ रेट को लेकर उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है एट द एंड ऑफ ईयर 3 एंड हेंस द शेयर ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल, और ये भी बोल दिया कि ये एक्सरसाइज होगा। एंड द पॉसिबिलिटीज दैट द शेयर प्राइस विल नॉट एक्सीड 65 एट द एंड ऑफ ईयर 3 and hence the option will be forfeited. It estimates that fair value of the option with this market condition to be rupees 24 per option. इसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 24 रुपये इसका इस तरीके का सिनारियो के लिए ऐसे एसेट का प्राइसिंग, ऐसे ऑप्शन का प्राइसिंग 24 रुपया होना चाहिए। 24 समझ में आ रहा है? ये 24 क्या है, मतलब जिस तरीके से मेरे पास एसेट्स आ रहा है तो इससे हमको बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर, उसका प्रेजेंट में वैल्यूएशन किया जा रहा है और इसका प्रेजेंट बेनिफिट 24 रुपीज़ काउंट किया जा रहा है, दैट इज़ फेयर वैल्यू। तो यहाँ पर अपने सीधा सा बात बोल दिया कि कितना शेयर्स अंडर ऑप्शन है, देखो ठीक से 10,000, कितने रुपए पे फेयर वैल्यू क्या है 24, और कितने साल में मतलब पॉसिबिलिटीज़ है, लग रहा है ना कि हो जाएगा, तो होने का पॉसिबिलिटीज़ क्या बोला 3 साल के अंदर ये होने का है, तो अपने ऑप्शन को क्या करेंगे राइट ऑफ करेंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 24 इसका 1/3 करेंगे, जो कि जो आएगा अमाउंट दैट विल बी रिटन ऑफ टू PL। यही क्यूमुलेटिव फिगर होगा और यही आपको राइट ऑफ भी करना है। सेकेंड ईयर में फिर जाएंगे, कोई चेंजेस तो आया नहीं सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या 24 का 2/3 करेंगे, क्यूमुलेटिव फिगर आएगा, 2/3 में से माइनस जो आपने इसके पहले वाले ईयर में राइट ऑफ कर लिया वो लेस कर देंगे, तो आपका राइट ऑफ करने का आ जाएगा। थर्ड ईयर में आपका क्या बोला हुआ है कि थर्ड ईयर में ये ऑप्शन क्या होगा, एक्सरसाइज होगा, तो सेम फिगर ही रहेगा। यदि 3 साल में एक्सरसाइज होगा तो सेम फिगर रहेगा, वहाँ पे भी यही आएगा, तो कोई कहानी तो है ही नहीं, 80,000 करके राइट ऑफ करना, ठीक है। और यदि वो फेल हो जाता तो थर्ड ईयर में क्या होगा, निल होता, एक्सपेंस नहीं होता, और जो 2 साल में हम लोग राइट ऑफ कर रखे हैं PL में वो जनरल रिजर्व में जाता। कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा सम्स डिस्कस करना है, 6 और 7 भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है 6 और 7, यानी यदि आप बोलें मेरे से तो 5, 6 और 7 होमवर्क है, 5, 6, 7, 5 मैंने करा दिया है, 6 और 7 होमवर्क है, 8 और आज का लास्ट सम SAR बेस्ड पे है। SAR क्या होता है, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स। क्या इसमें शेयर अलॉट होता है, इक्विटी सेटल्ड होता है? नो, इसमें कैश सेटल्ड होता है। तो SAR में आपका जो एप्रिसिएशन आएगा दैट विल बी सेटल्ड इन कैश, क्लियर है, दैट विल बी सेटल्ड इन कैश। तो क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द बेस्ट प्लस इस इंस्टीट्यूट ने गलत भी किया, समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो बहुत अच्छा सम है और इंस्टीट्यूट गलत भी सॉल्व कर रखा है 4th and 5th ईयर में, और ये अलग समय आपको CA के स्टडी मैट में भी ऐसा सम नहीं मिलेगा, ठीक है। उन्होंने भी उस लेवल को भी यहाँ पे CMA इंस्टीट्यूट ने पार किया है। मतलब लोग बोलते हैं जनरली कि CA के मैट में क्वेश्चन हार्ड होता है, मैं बोलता हूँ ये वाला सम उसके लेवल को पार किया है, ठीक है। इतना डिफिकल्ट मत बना लीजिएगा मन में, ठीक है, एकदम लॉजिकली जाएंगे। हमारा लॉजिक क्या है, क्लियर, 31 मार्च को सोचना है, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, बस उस दिन सोचते रहिए, आपका सारा स्टोरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। MLL लिमिटेड ग्रांट्स 80 कैश शेयर एप्रिसिएशन राइट्स, 80 शेयर ऑप्शन दे रहा है, वो भी एप्रिसिएशन राइट्स दे रहा है टू ईच ऑफ इट्स 400 एम्प्लॉयज, यानी 400 इंटू 80, ठीक है ना, कितना हो गया 32,000 एप्रिसिएशन राइट्स दे दिया गया, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स फॉर 32,000 शेयर्स दे दिया गया, ऑन कंडीशन दैट द एम्प्लॉय रिमेन इन इट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट 3 years
3 साल तक वो हमारे जॉब में रहेगा, यानी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। ड्यूरिंग ईयर 1 30 एम्प्लॉयज लीव, 30 एम्प्लॉय छोड़ दिया। एक वर्किंग हम लोग पहला सम्स में किए थे, पहला सम्स में किए थे क्या, कितना एम्प्लॉयज एक्चुअल लेफ्ट एंड एक्सपेक्टेड लेफ्ट लिविंग द एम्प्लॉयमेंट। तो पहला साल में 30 छोड़ दिया, तो ऑब्वियस है कि सम्स पढ़ के आगे बिना पढ़े ही आइडिया लगा रहे अपने कि आने वाले 2 साल में और कितना छोड़ने वाला है, उसका प्रेडिक्शन उनको देना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं, द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट अ फर्दर, मतलब और जो हुआ है उसके अलावा 50 विल लीव ड्यूरिंग ईयर्स 2 and 3, यानी अगले 2 साल में और 50 लोग छोड़ देंगे। तो इसका मतलब यदि हम लोग एक वर्किंग करें ईयर एंड, एम्प्लॉयज left and expected to left, तो ईयर एंड 1 पहले साल में कितने एम्प्लॉय छोड़ दिए, 30। कितने एक्सपेक्टेड है जो छोड़ देंगे, 50, है ना। फिर से देख लीजिए नहीं तो, that the employee remains in his employment for the next 3 years. During year 1, 30 employees leave. The entity estimates that a further 50 will leave during the year 2 and 3. तो इसका मतलब 80 छोड़ दिया और छोड़ देगा। इसका मतलब है कि कितना जन आपका एम्प्लॉयमेंट में रहेगा। तो 400 माइनस कितना, 80 इज इक्वल टू कितना, 320। ठीक है, ये क्या है आपका एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। एम्प्लॉइज नहीं, कॉपी नहीं करना, पूरा समझने पे भी ध्यान है। एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, तो एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन 320। ये लोग ऑप्शन क्या रेट पे एक्सरसाइज कर सकते हैं वो तो आपको पता ही है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर कितना राइट ऑफ होगा। 320 आपका एक्सरसाइज होगा। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग ईयर 2 40 एम्प्लॉइज लीव एंड द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट फर्दर 30 विल लीव ड्यूरिंग द ईयर 3। इसका मतलब दूसरे साल में आ जाएं तो पहला साल कितना छोड़ चुका है, 30। सेकेंड ईयर में कितना छोड़ा, 40। थर्ड ईयर में कितना छोड़ देगा, 30। टोटल कितना, टोटल हो गया 100। इंप्लॉय एक्सपेक्टेड टू एग्जीक्यूट कितना, 400 माइनस कितना, इज इक्वल टू कितना, 300 एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। ईयर 2 में, ईयर 2 के एंड में अपना स्टोरी ये है। ईयर 3 आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। एट द एंड ऑफ ईयर 3 100 एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग देयर ड्यूरिंग द ईयर 3 40 एम्प्लॉइज लीव। 40 एम्प्लॉय छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका एक्चुअल तीसरे साल के एंड में क्या मिला, 30 पहले साल छोड़ा, सेकेंड ईयर कितना छोड़ा, 40, थर्ड ईयर कितना छोड़ा, 40। ये समझ में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम होने से बोलना है। तो यदि ये हो गया अपना 30 + 40 + 40 इज इक्वल टू कितना, 110, और 110 आ गया तो 110 आप यहाँ पे 400 एम्प्लॉइज है माइनस 110, तो कितना एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन कितना, 290। क्लियर है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन आया क्या, कोई बहुत डिफिकल्टी लगा, बोला नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, जो हम लोग पहले कर रहे थे वही चीज़ तो कर रहे हैं। आगे यदि अपने बात करें तो क्या हुआ वो पढ़ते हैं। फिर लिखा है एट द एंड ऑफ ईयर 3
100 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर एशेआर्स, मतलब तीसरे साल के एंड में ही उन लोगों ने 100 एम्प्लॉय ने एग्जीक्यूट कर लिया। इसका मतलब एम्प्लॉय एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इतना, एम्प्लॉयज एक्सरसाइज्ड हिज ऑप्शन। तो पहला साल तो कुछ नहीं, सेकेंड ईयर कुछ नहीं, थर्ड ईयर कितना 100। तो ऑप्शन मतलब एम्प्लॉइज आउटस्टैंडिंग, फर्स्ट ईयर कुछ नहीं, सेकेंड ईयर कुछ नहीं, थर्ड ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना बच गया 190। समझ में आ रहा है बात? 190 कैसे आया भाई? 290 एम्प्लॉयज को देना है, थर्ड ईयर में कंक्लूड हो गया। 290 में 100 जो है अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर ही लिया थर्ड ईयर में ही, तो बच गया 190। और कहानी इसीलिए तो आगे बढ़ रहा है। अब ये सम्स अलग है, क्यों अलग है? पूरा 190 काश थर्ड ईयर के एंड में कर लिया होता तो उस समय फेयर वैल्यू तो उसी दिन का कहानी पता चल जाता है। और यहाँ पे क्या है आपका शेयर एप्रिसिएशन है ना, SAR है, तो शेयर एप्रिसिएशन राइट्स है। यदि वो बाद में जाकर सेटल करता है, बाद में जाकर सेटल करता है तो बाद में एप्रिसिएशन और हो जाएगा तो और देना पड़ेगा। अभी तक आप एक्सपेंसेस सिर्फ फर्स्ट 1 to 3 ईयर्स में ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड कर ले रहे थे, बट यहाँ पर यदि वेस्टिंग पीरियड में भी जाकर उसके पास राइट्स है और वेस्ट जाके फ्यूचर में वो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो डिफरेंस है आगे का टाइम में जो डिफरेंस और अराइज होगा, दैट डिफरेंस शुड बी रिकॉग्नाइज एज बिजनेस एक्सपेंस, एम्प्लॉय एक्सपेंस। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? ये सम्स और बाकी सम्स में क्या डिफरेंस है? वहाँ तो इक्विटी सेटल्ड है तो नंबर्स ऑफ इक्विटी दे दिए, बट यहाँ पे तो कैश सेटल्ड है और जिस दिन एक्सरसाइज करेगा उस दिन का फेयर वैल्यू से सेटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे और चलेंगे। फोर्थ ईयर में क्या हुआ, आगे क्या बोल रहा है वो पढ़ेंगे। द एंटिटी एस्टिमेट्स द फेयर वैल्यू ऑफ SAR, सॉरी आगे लिखा हुआ है 100 employees exercise their SARs, another 120 employees exercise their SAR at the end of year 4 and remaining employees exercise their SAR at the end of year 5। 4 और 5 में भी गया, तो इसका मतलब है इस टेबल में हम लोग 4 भी आएंगे और 5 भी आएंगे। तो फोर्थ में क्या हुआ, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें से 190 में से कितना एक्सरसाइज कर लिया, 120, तो बच कितना गया? फिफ्थ ईयर के एंड में कितना एक्सरसाइज कर लिया? रिमेनिंग सबको एक्सरसाइज कर लिया, तो बच कितना गया? 0। समझ में आया? तो ये हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया केवल एम्प्लॉयज, कौन सा एम्प्लॉयज, कितना एम्प्लॉयज कब कब अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, SAR वाला। तो ये तो कहानी हो गया। अब हमें सिर्फ एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज करना है। लाइबिलिटीज क्यों? यहाँ तो कैश लाइबिलिटीज बनेगा ना, आपका पेमेंट यहाँ पे तो वो नहीं है ना, SBP रिजर्व नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका पेमेंट, कैश पेमेंट का लाइबिलिटीज बनेगा, तो कैश पेमेंट का लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, SAR लाइबिलिटी। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन लाइबिलिटीज क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अब आप देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो पैराग्राफ पढ़िए। द एंटिटी एस्टिमेट्स द फेयर वैल्यू ऑफ SAR at the end of each year in which liability exists as shown below। हर साल का बता रहा है कि फेयर वैल्यू क्या होगा, और आपको सिंस कैश सेटल करना है तो वो आपको फेयर वैल्यू का डिफरेंस, जो डिफरेंसेस राइज होगा वही तो देना है। एट द एंड ऑफ ईयर 3 all SARs held by the remaining employee vest the intrinsic value of SAR at the date of exercise which equals the cash paid out at the end of year 3, 4 and 5 are also shown below। तो बोल रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में फेयर वैल्यू 15, फर्स्ट ईयर के एंड में 15। तो फेयर वैल्यू 15 है, तो हम लोग फर्स्ट ईयर के एंड में आके कहानी सोचे तो हम लोग 15 के हिसाब से एस्टिमेशन करेंगे कि भाई 15 रुपया रहेगा तो 15 के हिसाब से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जब करेंगे, यहाँ पर तो ये एक्सरसाइजेबल ही नहीं था, लेकिन आप यदि खर्चा रिकॉग्नाइज करेंगे तो 15 के रेट से करेंगे ना, 320 इंटू 15, 320 इंटू 15, तो ये क्या होगा एट द रेट ऑफ 15।
सेकेंड ईयर में उसका वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू कितना 16, वैल्यू चेंज हो गया, तो ये होगा एट द रेट ऑफ 16। देखो शेयर में जो इक्विटी बेस सेटलमेंट था वहाँ पर तो आपका ऑप्शन फेयर वैल्यू जिस दिन हम लोग ग्रांट करते हैं उस दिन वैल्यू फिक्स हो जाता है, उसके बाद का वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। बट यहाँ पर कहानी चेंज है, ये समझना है। ये क्या है आपका, ये आपका कैश सेटल्ड है, शेयर अप्रिसिएशन राइट्स है, तो हमें तो डिफरेंस देना पड़ेगा। तो हमें तो हमेशा देखना पड़ेगा, पहले यार 15 रुपये था तो 15 के हिसाब से पेमेंट करना है, आज आ रहे हैं 1 साल के बाद अब 16 है तो अब 16 के हिसाब से सोचना होगा, कल 17 होगा तो 17 के हिसाब से सोचना होगा, 18 होगा तो 18 के हिसाब से सोचना पड़ेगा। आपको तो एप्रिसिएशन को कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऐसा ही ऑप्शन दिया है। तो 15 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 16, थर्ड ईयर में कितना है वो देख लीजिए। बोला 18, तो बोला थर्ड ईयर में 18। फिर क्या बोला, इंट्रिंसिक वैल्यू थर्ड ईयर के एंड में 15 है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी ने एक्सरसाइज किया ऑप्शन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो वो 15 रुपए के रेट से सेटल होगा। यदि किसी ने एक्सरसाइज किया ऑप्शन एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, ठीक है, 18 रुपये फेयर वैल्यू चल रहा है और थर्ड ईयर के एंड में ही दे दिया गया अप्रिशिएशन, देखो भाई 18 चल रहा है फेयर वैल्यू, लेकिन यदि तुम अभी कैश लेना चाहते हो तो 15 करके देंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू 15 है डिफरेंस। मतलब लेकिन तुम यदि इंतजार कर सकते हो अगले साल, ठीक है, तो उस केस में जो उस समय होगा देख लेना, उस समय का रेट है 20 रुपये है तो मैं 20 दे दूंगा, सॉरी हाँ फेयर वैल्यू 21 है लेकिन यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 20 है, तो फेयर वैल्यू से मतलब नहीं है अपने को, किससे मतलब है, इंट्रिंसिक वैल्यू से मतलब है, ठीक है ना। तो वहां पर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एट द रेट ऑफ 20 है। लेकिन फेयर वैल्यू कितना चल रहा है, 21। फेयर वैल्यू कितना चल रहा है, 21। समझ में आ रहा है बात। और यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24। यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24। तो यहां पर फेयर वैल्यू नहीं दिया, मतलब वही है फेयर वैल्यू, वही है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि ये तो लास्ट हो गया ना, तो यहां पर एट द रेट ऑफ 24 है, एट द रेट ऑफ 24। इसका मतलब पहला बात, पहला सम्स को पूरा समरी बोल रहा हूँ, ये मैंने टेबल में समरी डाल दिया। सम्स ये बोला आपको 80 करके, मतलब कि 400 एम्प्लॉयज़ को ये ऑफ़र दिया गया, ठीक है, और बोला गया कि आप चाहे तो कैश में सेटल कर सकते हैं, लेकिन 3 साल वेटिंग पीरियड है, 3 साल वेटिंग पीरियड है। 3 साल वेट करने के बाद अब क्या होता है, किसी किसी को इंतजार नहीं होता है, 3 साल जैसे ही पूरा हुआ भाग के काउंटर पे खड़ा हो गया, भाई मेरा सेटल कर दो पहला। तो जो लोग पहले काउंटर पे चले गए उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू अगला बोला 15, ठीक है, उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बोला अगला 15। जो लोग 1 साल के बाद आए उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू, ये पहले से अनाउंस नहीं हुआ, बोला वेट करो, कुछ दिनों के बाद जो आया और वेट करके आया उसका इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है 20, और जो और वेट करके आया उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 24। क्लियर है ये। हम लोग नॉर्मल वे में तो पहला अब एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करेंगे, तो करते हैं फर्स्ट ईयर में हमारा एक्सपेंस कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग ये तो पहले आप टेबल बना लो एक बार, और इसका हेडिंग क्या डालो, हेडिंग डालेंगे एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ employees, analysis of number of employees exercising share appreciation rights, SAR।
हो गया? डन। नेक्स्ट अपने अब एक स्टेटमेंट शोइंग employee expenses and liabilities बना लेंगे। इसमें आपको एंड ऑफ ईयर जैसे वर्किंग करते हैं वैसे ही चलेगा। कैलकुलेशन, expenses and liability, employee expenses, share based payment, liability। वहाँ रिजर्व बोलते थे, यहाँ लाइबिलिटी बोलेंगे, एक ही सेंस में है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर आप देख लो कितना एक्सपेक्टेड है और फेयर वैल्यू क्या है। 320 एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड है और एट द रेट ऑफ 15 है। ध्यान देना, यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो जाए तो फिर कॉपी करेंगे, फिर कुछ नहीं है, सम्स हो गया। आप पार्टिसिपेट करो प्लीज़, क्योंकि ऐसे भी बैकग्राउंड बन गया, हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, कुछ है नहीं। 320 एम्प्लॉयज़ एट द रेट ऑफ 15, तो उस दिन तो हमें ये एक्सपेक्ट है ना कि 320 एम्प्लॉयज़ एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एक को हमने कितना ऑप्शन दे रखा है, 80 शेयर का राइट्स दे रखा है, एप्रिसिएशन राइट्स। तो 320 मल्टीप्लाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 15, इसका 1/3 3 साल में अपोर्शन होगा, तो डिवाइडेड बाई 3 कितना आया, 1,28,000 एक्सपेंस बनेगा और 1,28,000 का ही लाइबिलिटीज भी बनेगा। हर बार इस बार लाइबिलिटीज इसलिए ले आए क्योंकि बीच में कुछ लोग अपना थर्ड ईयर का एंड में क्या कर लिए, रिडीम कर लिया ऑप्शन, वो अपना जो शेयर एप्रिसिएशन राइट्स है उस राइट्स को यूज़ कर लिया। तो दैट्स वाई इस बार लाइबिलिटीज भी इंट्रोड्यूस किया गया है सम्स में। सेकेंड ईयर में आप चले जाएंगे, सेकेंड ईयर के एंड में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है, 300, जो कि 16 रुपये का रेट पे फेयर वैल्यू ऑन दैट डे 16। सो 300 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 300 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 80 इंटू ₹16 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, क्यूमुलेटिव फिगर आएगा माइनस, ये क्यूमुलेटिव आएगा माइनस जो तुमने खर्चा रिकॉग्नाइज कर रखा वो घटा दो। तो माइनस तुमने कितना कर रखा है, 1,28,000 खर्चा रिकॉग्नाइज कर रखा है पहले, तो माइनस 128 कितना आया, 128 ही आया। किसी को अभी तक फुट्टी कौड़ी नहीं दिए हो, तुम दिए हो क्या? तो लाइबिलिटीज पहले साल में खर्चा हो 1,28 देना बाकी है, सेकेंड ईयर में खर्चा हो गया 1,28 देना बाकी है, तो टोटल खर्चा लाइबिलिटीज कितना हो गया, 2,56,000 इज योर टोटल लाइबिलिटी।
क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? थर्ड ईयर में आप ठीक से देखो इस टेबल को। थर्ड ईयर में टोटल मेरे पास एक्सरसाइजेबल है 290, 18 रुपए के रेट से, लेकिन उसमें से 100 एक्सरसाइज हो जा रहा है 15 रुपए के रेट से। तो कैन आई से दो कैटेगरीज हो गए। एक वैसे ग्रुप जो अभी पैसा लेके जाना मतलब छोड़ना चाह रहा है या जो भी है अभी पैसा लेना चाह रहा है, और एक ऐसा ग्रुप बोल रहा है वेट करके देखेंगे क्या होता है, अगले साल पे सोचेंगे। तो दैट्स वाई एक ने अपने ऑप्शन को रिडीम कराया राइट्स को, और एक ग्रुप राइट्स को रिडीम नहीं कराया। तो मुझे तो अब वैसे गेस करना पड़ेगा कि मेरा टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा। तो 290 में 100 अलग है और 290 18, तो 100 इसमें से हटा दो तो बचा कितना, 190 18 के रेट से। यहीं पे ध्यान से समझना, 190 यदि मैं ऐसे कर दूं 290 माइनस 100, 190 190 मल्टीप्लाइड बाई कितना, एक को कितने का शेयर का राइट से है, 80 शेयर का राइट से। और ये लोग तो वेट करेंगे, और इसलिए वेट करेंगे तो इनका राइट्स कितना रुपए करके है, 18 रुपया करके, इसलिए इंटू 18 प्लस 100 शेयर ऐसा है, 100 शेयर ऐसा है, अभी हम खर्चा निकालने जा रहे हैं। 100 शेयर ऐसा है जो 15 रुपए के रेट से एक्सरसाइज कर रहा है, तो 100 इंटू 80 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये तो मेरा टोटल एक्सपेंसेस आ गया। 290 का मैंने खर्चा लिखा, लेकिन हम ऑलरेडी खर्चा लिख के बैठे हुए हैं। फर्स्ट ईयर में 1,28,000 और सेकेंड ईयर में भी खर्चा हम लिख के बैठे हुए 1,28,000। सही है, समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट ईयर का 1,28,000, सेकेंड ईयर का 1,28,000, मैंने 256 हम आज तक खर्चा दिखा रखे हैं। तो आप कैलकुलेटर चला के बताइए 190 इंटू 80 इंटू 18 प्लस 100 इंटू 80 इंटू 15 माइनस 2,56,000। 1,37,600। ये क्या है आपका खर्चा इस साल का, 1,37,600। ये इस साल का एक्सपेंस आया। अभी लाइबिलिटीज भी निकालना आपको, अभी आपका लाइबिलिटीज यहां निकालना है, ये दिस वन। तो लाइबिलिटीज कितना बच गया, तो बोलते हैं कि 100 शेयर मतलब कि टोटल मेरा 190 शेयर बच गया ना बैलेंस। SAR आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय, जो SAR आउटस्टैंडिंग रह गया तो मेरा यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग नहीं लिखकर, हाँ एम्प्लॉयज आउटस्टैंडिंग ही तो था। एम्प्लॉयज कितना, 190, 190, तो 190 के लिए तो हमारा लाइबिलिटीज रहना चाहिए ना। 190 के लिए हमारा क्या है, लाइबिलिटीज हमारा कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। खर्चा तो हमने निकाल लिया, थर्ड ईयर का मेरा एक्सपेंसेस क्या होगा, बट थर्ड ईयर के एंड में हमें पता है कि 190 एम्प्लॉय अभी तक सेटल नहीं किए हैं, और यदि सेटल नहीं किए तो लाइबिलिटीज मेरा क्या है, जिंदा है। तो 190 के लिए लाइबिलिटीज क्या होगा, तो 190 के लिए लाइबिलिटीज होगा, सीधा सा देख लीजिए, आपने 18 के रेट से 18 रुपीज के रेट से रिकॉग्नाइज किया था यहाँ पे फेयर वैल्यू। तो ये 18 रुपए हमारा, ये 18 रुपए तो मेरा लाइबिलिटीज है, एक के लिए 18, तो टोटल 190 के लिए इंटू 80, 190 इंटू 80 इंटू कितना 18, यही तो मेरा लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग रह गया। फ्यूचर में जाकर कितने इंप्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे बोलो, 190 एम्प्लॉइज। लाइबिलिटीज ऑफ फ्यूचर का बात करता है ना कि दिस इज नॉट सेटल इन द प्रेजेंट, सो दिस विल बी सेटल इन द फ्यूचर। तो 190 एम्प्लॉय फ्यूचर में सेटल करेंगे। तो 190, एक एम्प्लॉइज के पास राइट्स कितने का है, 80 शेयर के राइट्स है उसके पास, और उसका फेयर वैल्यू कितना है, तो उसका फेयर वैल्यू आज के डेट में 18 के रेट से है, 18 रुपए के रेट से। बता दो कितना,
2,73,600। देखिए आपके स्टडी मैट में भी निकाला है, थर्ड ईयर में लाइबिलिटीज कितना है, देख लीजिए टेबल में 273,600। उसने L1 L2 L करके निकाला, वो आप मत देखिए एक बार अभी। 273,600 है थर्ड ईयर में, वो L1 L2 L3 क्या कर रहा है वो आप मत करिएगा, आप ऐसे ही करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ के कर रहे हैं आप, ठीक है। सीधी सी बात है यार, आज के डेट में थर्ड ईयर के एंड में खड़ा होकर पूछो, यदि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, ऐसे सोचो, थर्ड ईयर के एंड में खड़े होकर पूछे अपने आप से कितने लोगों का यार बाकी है मिलना, तो 190 लोग हाथ उठा दिए, हम लोग नहीं लिए। कब लोगे, बोला अभी हम लोग नहीं लेंगे, अगले साल देखेंगे। तो 190 लोगों का बाकी है, तो 190 एक एक को कितना मिलेगा, बोला 80। और आज के डेट में उनका कितना बेनिफिट एक्रूड हो रहा है, जो कि 18 रुपए के रेट से हो रहा है, तो 18 के रेट से उसका फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए। दैट मीन्स 2,73,600 मेरा क्या बन गया, 273,600 मेरा क्या बन गया, लाइबिलिटी। क्लियर है, ये कोई कंफ्यूजन है नहीं है। फोर्थ ईयर में आ गए, फोर्थ ईयर में ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंस मतलब कैलकुलेशन आएगा, सॉरी, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस मेरा कितना होगा। तो फोर्थ ईयर में जाकर हमने देखा कि क्वेश्चन को देखिएगा, फोर्थ ईयर में 120 एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर रहा है एट द रेट ऑफ 20, और 70 ने ऑप्ट किया कि हम अभी भी नहीं करेंगे, तो 70 के रिस्पेक्ट में लाइबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड होगा। और विथ रिस्पेक्ट टू 120 मेरे को देखना पड़ेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू 120 मेरा कितना खर्चा बन रहा है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू 120 डिफरेंस हो गया ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू 120 मेरा खर्चा कितना बन रहा है वो देख लीजिए। तो बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 120, यहाँ पे देखिए फोर्थ ईयर में फेयर वैल्यू है 21, फोर्थ ईयर में फेयर वैल्यू है 21 और इंट्रिंसिक वैल्यू है 20। फेयर वैल्यू है कितना, 21, इंट्रिंसिक वैल्यू है 20, यानी आप यदि एक्सरसाइज करेंगे तो 20 रुपए करके मिलेगा। उसी चीज़ का फेयर वैल्यू इंतजार कीजिए, यदि आगे जाकर आप करते हैं तो उस केस में आपको फिफ्थ ईयर में इंट्रिंसिक वैल्यू आपका मिल जाएगा, बढ़कर मिलेगा। तो फोर्थ ईयर में कुछ लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया तो उन्हें 20 करके पेमेंट मिलेगा, और कुछ लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया तो उन्हें बाद उनका फेयर वैल्यू क्या होगा, 21 के रिस्पेक्ट में होगा, तो उनका लाइबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू 21 के रेट से होगा ना, 70 एम्प्लॉइज, ठीक है ना, 70 एम्प्लॉइज, 80 करके एक एक के पास ऑप्शन है, तो 70 इंटू 80 मल्टीप्लाइड बाई कितना, तो बोलते हैं 21, वो लाइबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड होगा 21 के रेट से। तो करो कितना आता है, लाइबिलिटीज हमें पहले मिल गया, फोर्थ ईयर के में लाइबिलिटीज हमें पहले मिल गया, बोला 70 एम्प्लॉइज, बोले हम नहीं लेंगे फोर्थ ईयर के एंड में, मल्टीप्लाइड बाई कितना, बोला एक एम्प्लॉइज को 80 शेयर का राइट्स, मल्टीप्लाइड बाई कितना करके, तो बोला 21 रुपया करके ये लाइबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड होगा। तो बोलते हैं ये कितना आया फोर्थ ईयर में वो बता दीजिए, 117,600, 1,17,600, ये हमारा लाइबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड होगा फोर्थ ईयर के एंड में। एकदम समझ में आ रहा भाई, 70 लोग हाथ खड़ा कर दिए कि हमको तो नहीं लेना है अभी, तो भैया आपके रिस्पेक्ट में आज का फेयर वैल्यू के हिसाब से मैंने अपना लाइबिलिटीज खड़ा कर लिया। यदि वो लोग हमसे मांगते हम 20 के हिसाब से पेमेंट करके खड़ा कर मतलब निकल जाते, लेकिन 120 लोगों ने हाथ खड़े किए, भाई कितने लोग लेंगे आज, तो 120 एम्प्लॉयज़ हाथ खड़ा कर दिया। बोला ठीक है भाई, 120 एम्प्लॉयज़, हम एक्सपेंस निकालें, 120 एम्प्लॉयज़ ने हाथ खड़ा किया, एक एम्प्लॉयज़ के पास राइट्स कितने शेयर का है, 80, ठीक है, 80 शेयर का राइट्स है, तो 120 इंटू 80, और एक एक एम्प्लॉयज़ 120 इंटू 80, एक एम्प्लॉयज़ को मैंने पहले इसके रिस्पेक्ट में कितना लाइबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड किया था प्रीवियसली, वो बता दो। थर्ड ईयर में
मैंने लाइबिलिटीज कितना माना था विथ रिस्पेक्ट टू जो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ, जो राइट्स एक्सरसाइज नहीं हुआ, उसके रिस्पेक्ट में मैंने लाइबिलिटीज कितना कैरी फॉरवर्ड किया था? टोटल नहीं, पर शेयर बात कर लेते हैं। 18 अभी कितना देना पड़ रहा है? 20 अभी कितना देना पड़ रहा है? 20 सोच के कितना आए थे पहले? 18 तो 2 रुपया मुझे क्या करना पड़ा? ज्यादा देना पड़ रहा है। तो पहले हम अपना लाइबिलिटीज बढ़ जाना भी तो एक्सपेंस होता है यार। पहले तुम 18 सोच के आया, अभी कितना हो गया? 20, तो कितना तुम्हारा लाइबिलिटीज बढ़ गया? 2 रुपए करके। तो इंटू 2 करो, कैसे आया? 20 माइनस 18 कितना आ रहा है ये? 120 इंटू 80 इंटू 2 रुपए, 19,200। तो ये 19,200 होगा, ये होगा 19,200। समझ में आ रहा है बात? प्लस एक और करो ना, 80 से 70 से एक बार कैलकुलेशन करो और कैलकुलेटर में 70 इंटू 80, 70 इंटू 80 इंटू 3, 16,800 और 19,200, 36,000। तो इसका मतलब यहां पर 120 इंटू 80 इंटू 20 माइनस 18 प्लस 70 शेयर्स के रिस्पेक्ट में 70 इंप्लॉइज के रिस्पेक्ट में 80 राइट्स है एक के लिए, मल्टीप्लाइड बाई कितना? वही 21 माइनस 18, ये कितना आया था? 16,800। ये अभी 4th ईयर ही चल रहा है, यानी 4th ईयर का एक्सपेंसेस ये है 36,000। फिर से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। चेंजेस इन लाइबिलिटीज इज एक्सपेंस। 3rd ईयर में आप 18 सोच के चले, 3rd ईयर के एंड में आप सोचे एक एक का फेयर वैल्यू 18 है। 4th ईयर में जाके पता चला कि उसमें से 120 एम्प्लॉइज ने सेटल कर लिया एट द रेट ऑफ 20, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, वो मेरा खर्चा बढ़ा। और 70 एम्प्लॉय ऐसा है जो बोल रहा है अभी भी हम नहीं लेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 21 रुपए इज द फेयर वैल्यू। तो 21 माइनस 18 तो मैं मान कर रखा हूं, तो 3 रुपए एक्स्ट्रा मैं मान के चल रहा हूं, तो 3 और ऐड ये हो गया, इंक्लूड हो गया। सो क्या हो गया? 3 रुपए और उसके रिस्पेक्ट में मेरा लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, तो वो भी तो मेरा खर्चा है, तो 3 और ऐड कर दिए, तो कितना हो गया? 18 3 इंटू कितना? 70 इंटू 80, तो वो भी आ गया 16,800 इज इक्वल टू 36,000। समझ में आया क्या बोले? तो ये हो गया 4th ईयर। अब आप समझ रहे हैं, तो 5th ईयर भी आप बोलेंगे। 5th ईयर में कितने इंप्लॉइज है जो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? 70 इंप्लॉइज है जो करेंगे। लाइबिलिटीज क्या बचेगा 5th ईयर में? 0। और कितना खर्चा होगा आप बता सकते हैं? तो चेंजेस इन लाइबिलिटीज इज ऑल्सो एक्सपेंस। जानते हो जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, कोई फाउंडेशन से पहले आता है तो टीचर लोग पढ़ाते हैं व्हाट इज लॉस, बोलते हैं इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन एसेट्स ड्यू टू अनडिजायरेबल इवेंट इज कॉल्ड लॉस। एकदम सही है। अब एक चीज बताओ, यदि मुझे पता अनडिजायरेबल और ये तो मेरा डिजायरेबल है, मेरा यहाँ पे तो कोई भी चीज सरप्राइज के तौर पे नहीं आया, मेरे को तो पता है कि ये होगा, हो सकता है, तो ये सारा चीज पहले से मालूम है, और यदि विलिंगली हो तो एक्सपेंस कहलाएगा। यहाँ पर बेसिक चीज जोड़ रहा हूं मैं। मेरा लाइबिलिटीज मैंने पिछले साल 4th ईयर में सोचा था 21 रुपया फेयर वैल्यू, बट आकर आज पता किया यार 24 लग रहा है यार। कितना लग रहा है? 24। 3 रुपया क्या हो रहा है फिर? बढ़ रहा है। ये मेरा क्या है? एक्सपेंस। तो कितना बढ़ा? 3। तो 70 इंप्लॉइज
एक के पास 80 शेयर का राइट्स है, इंटू 24 माइनस लास्ट ईयर तक आपने 21 माना था, विथ रिस्पेक्ट टू 70 आपने 21 के रेट से कैरी फॉरवर्ड किया, यहां देख सकते हैं ये। तो 24 माइनस 21 कितना है ये? 16,800। खर्चा बढ़ गया और लाइबिलिटीज क्या बचा? 0। इसको टोटल करेंगे ना तो आपको टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएगा। तो टोटल एक्सपेंसेस देखिए कितना है, सबको ऐड कर दीजिए। 4,46,400। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने जैसे किया बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया, कहीं वर्किंग्स गलत किया है, आंसर सेम है, चिंता मत करिए, करने का तरीका उनका मतलब वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखे हैं कि क्या कर रखे हैं आई डोंट नो, तो वो माथा खराब करने वाला है, उसको L1 L2 मत करिएगा, आप बहुत कंफ्यूज होंगे। आप खाली यही सोचिएगा आज मेरा 31 मार्च को सोचेंगे मेरा भविष्य में कितना लाइबिलिटीज़ होगा, वो कैरी फॉरवर्ड करूँगा, और जो भी मेरा लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आया लास्ट ईयर से इस डेट पर वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। यदि नेगेटिव चेंज हुआ तो मेरा गेन हो जाएगा। इतना सोच लिए तो ये टेबल इजी है। ये मैं इसे इसी बेसिस पर सोचा और इस बेसिस पर कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, क्या क्या था मेरा पिछले बैलेंस शीट में, अभी क्या चेंजेस हो गया? ओ लाइबिलिटीज़ बढ़ गया, मेरा एक्सपेंस। लाइबिलिटीज जितना अभी आगे जाके सेटल होने वाला है वो लाइबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड। तो एकदम सिंपल लॉजिक पे आप चल रहे हो। फर्स्ट 1 और 2 ईयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वहां पर कोई भी ऑप्शन SAR एक्सरसाइज हुआ ही नहीं है। शेयर एप्रिसिएशन राइट्स किसी ने रिडीम नहीं किया, सो नो वन रिडीम। लेकिन थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स कहानी चेंज होने लगा, मिसमैच करने लगा, एक्सपेंस कुछ और, सारा का सारा लाइबिलिटीज एक साथ एक्सरसाइज होता तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। लेकिन आपको यहां दो चीजें सोचनी है, लाइबिलिटीज एक्सपेंस। लाइबिलिटीज में चेंजेस इज एक्सपेंस, और पहले से जो एक्सपेंस था वो तो राइट ऑफ हो गया, और पहले से जो लाइबिलिटीज था फिर से फ्रेश लाइबिलिटीज सोचना है कि आगे जाकर क्या होगा। एकदम लास्ट से स्टार्ट करोगे फिर से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर अपने सिर्फ और सिर्फ 70 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो बोले कि हम भविष्य में जाकर लेंगे, तो भैया फेयर वैल्यू क्या है? 21 के रेट से वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 80 ऑप्शन से, तो वो मेरा लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज कर लिया। ये 70 के लिए मेरा एक्सपेंसेस क्या होगा? तो ये विथ रिस्पेक्ट टू 70 मैंने पिछले साल 18 रुपया सोचा था, लेकिन आज की जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे उस दिन उसका कीमत 21 है। तो मैं सोच के आया था लास्ट ईयर 18, देख लास्ट ईयर 18, ये देखिए 18 विथ रिस्पेक्ट टू 190 18 था, उसी में से तो 190 में से ही तो ये 70 निकल के आया। तो 70 जो है वो 70 आउट ऑफ 70 मेरा ये अभी भी सेटल नहीं हुआ, तो उसमें चेंजेस जो आया इस साल के डेट मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बना रहा हूं वो चेंजेस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पहले 18 सोच के चले थे, अभी आज के डेट में पता चल रहा है 21 होगा, और यहां प्रूफ भी है 21 से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसका मतलब है बीच का 3 रुपया तो मेरे चूना लग गया ना, वो 3 रुपया मेरा एक्सपेंस यहां पर रिकॉग्नाइज हो गया, 3 रुपया मेरा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो गया। ठीक है, तो आपको बेसिक बात ये याद रखना है, चेंजेस इन लाइबिलिटी इज योर एक्सपेंस। ठीक है, एंड लाइबिलिटीज वो होगा जो कि मुझे इस साल में नहीं अब अगले साल सेटल करना है। तो आज के फेयर के जो वैल्यू मालूम है उसी से तो लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज करेंगे। तो फेयर वैल्यू मालूम है 21, तो 21 से हमने लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज किया टुवर्ड्स लास्ट ईयर वाला, 4th ईयर वाला बात कर रहा हूं मैं, एंड सो ऑन। ये टेबल फिर इजी है, क्लियर है, ये समझ में आया? तो ये टेबल अब कॉपी कर रहे हैं आप, इसके बाद तो बहुत आसान है आपको, ये कॉपी कर लीजिए। फिर जनरल एंट्रीज भी करना, 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर। अच्छा, कम से कम घर में आप कॉपी करते रहो, सुनते भी रहो, कम से कम इस सम्स को आप खुद से 2 बार बनाएंगे और अपने भाषा में घर में जाकर लिख लेंगे इन योर ओन लैंग्वेज कि भाई
जब मैं बैलेंस लाइबिलिटीज़ देखूँगा तो फ्यूचर में जो मुझे पे करना उसको देखना है, और लाइबिलिटीज़ मुझे जो चेंजेस होगा वो चेंजेस मेरे लिए या तो गेन है या तो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो वो चेंजेस इन लाइबिलिटीज़ भी मुझे चेक करना है। ये हर बार आपको ऐसे करना पड़ेगा। हो गया कॉपी? कॉपी करते समय भी जैसे ये खुद ही कर रहा है, सामने वाला एक बच्चा जो बैठा है, ये हैबिट होना चाहिए आपको। आप खुद से करो, उतारो मत। ओ अभी सर क्या बोले, और अपने सोच के करते हैं ना, हम तो वेट कर रहे हैं ना, फिर से समझा देंगे। घर में जाके नहीं याद आने वाला। अभी कुछ बात भी लिखाएंगे अभी, ताकि आप याद रख लो कि हाँ ये चीज़ हम बाद में सोचेंगे ना तो आएगा नहीं, और कॉपी खोलेंगे तो बोलेंगे तो खाली नंबर्स नंबर्स लिखा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि घर में जाके कोई बच्चा देखा तो क्या बोलेगा, ये क्या है 290 माइनस 100 इंटू 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 100, ऐसे करके यदि वो देखेगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अपने एक लाइन लिख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बोलेंगे दो तरह के लोग हैं, एक 100 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो हाथ खड़े कर दिए, बोले हम तो पैसा लेंगे, उनका रेट अलग है, और बचे हुए 190 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो बोले हम पैसा लेंगे। तो ये तो आपको अपने भाषा में लिखना बनता है ना। थर्ड ईयर के एंड में ये आप अपने ओन लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे तो कल को ये कहानी कहाँ से समझ में आएगा। एग्जाम में यू विल गेट फुल मार्क्स, तो क्या रट्टा मारेंगे और 290 माइनस 100 इंटू 80 इंटू 18 प्लस 100 ऐसे करके पॉसिबल थोड़ी है। तो आपको क्या करना है, आपको थर्ड ईयर के एंड के लिए सेल्फ नोट लिख रहे हैं अपने भाषा में। सेल्फ नोट मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लीजिए। थर्ड ईयर एंड अपनी भाषा में लिख रहे हैं,
एम्प्लॉयज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, तोड़ तोड़ के लिखा रहा हूं थर्ड ईयर एंड में। एम्प्लॉयज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, 100 employees raised hand for redeeming rights. And 190 employees opted to wait अब आपको ये समझ में आ गया कि इसी से आपको हिंट मिल जाएगा 100। तो जो लोग ऐसे लिखेंगे और उसी में लिख लीजिए, सो दोज हु ऑप्टेड टू रिडीम, those who opted to redeem, for them exercise price will be rupees 15। ठीक है, एंड दोज who are waiting should be recognized at fair value, at fair value। अब यही लॉजिक तो 4th ईयर में भी है, ठीक से देखो उसमें भी तो 2 कैटेगरी है, ठीक है। और वो उसमें से क्या डिफरेंशियल चार्ज हो गया, एक जो एक्सरसाइज कर लिया उसके लिए डिफरेंशियल 20 माइनस 18 हुआ, और जो कैरी फॉरवर्ड करेगा उसके लिए हुआ 21 माइनस 18 डिफरेंस। तो एक और सेल्फ नोट में जा रहा है, चेंजेस इन लाइबिलिटी, चेंजेस इन लाइबिलिटीज in 4th year, changes in liabilities in 4th year regarded as expense। 4th and 5th year दोनों कर दो, 4th and 5th year regarded as expense, बस। जर्नल एंट्रीज देखो इजी है, हेडिंग डाल दीजिए जर्नल एंट्रीज फटाफट से, इस टेबल को देखते हुए फटाफट से एंट्री हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज हो जाएगा ईयर एंड 1, ईयर एंड 1। पहला एंट्री आपको आता है, एकदम शॉर्टकट में लिख लीजिए, क्या होगा बोलो, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस डेबिटेड टू SBPL। SBPL का मतलब क्या है, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, टू SBPL। ये एंट्री कितने से होगा, खर्चा से होगा ना, एम्प्लॉय एक्सपेंस 128 है, तो ये एंट्री आप 128 से करोगे, ये एंट्री 128 से करोगे। सेकेंड ईयर, अब मैं PL में ट्रांसफर करने वाला एंट्री नहीं करा रहा हूं, मैं नेसेसरी एंट्रीज करा रहा हूं, फिर तो अब होगा PL टू एम्प्लॉय एक्सपेंस, वो नहीं करा रहा हूं। सेकेंड ईयर सेम एंट्री रिपीट हो जाएगा, सेकेंड ईयर में भी तो 128 है, तो सेकेंड ईयर में फिर होगा आपका एंट्री एम्प्लॉय एक्सपेंसेस डेबिटेड टू SBP लाइबिलिटी। थर्ड ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, थर्ड ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो,
तो पहले तो एक्सपेंसेस बनाओ. एम्प्लॉय एक्सपेंसेस डेबिटेड 137,600, 137,600 to SBP liability 137,600. थर्ड ईयर में एक और एंट्री आएगा. क्या चीज का बोल दो? एसबीपी लाइबिलिटी टू बैंक, एकदम करेक्ट है. कितने से? तो 100 एम्प्लॉय अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो 100 इंटू कितना? 80 इंटू कितना? मल्टीप्लाइड बाई कितना? 15. एकदम करेक्ट. तो लिखिए एसबीपी लाइबिलिटी डेबिटेड, एसबीपी लाइबिलिटी डेबिटेड टू बैंक. वो आया कैसे? वहीं पे लिख दीजिए 100 मल्टीप्लाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 15. थर्ड ईयर इज ओवर, फोर्थ ईयर में आ जाइए. चौथे साल में. तो फोर्थ ईयर में होगा आपका क्या? फिर से एंट्री. इस बार का एक्सपेंसेस कितना है? ये फिगर ऐड कर लीजिए. 36,000 आया था. तो फोर्थ ईयर में फिर लिखेंगे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस डेबिटेड टू एसबीपी लाइबिलिटी. $36,000 और पेमेंट करेंगे थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में एसबीपी लाइबिलिटी टू बैंक, एसबीपी लाइबिलिटी टू बैंक. इस बार आप पेमेंट कितने को कर रहे हो बता दो मुझे? 120 को. तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई क्या रेट से पेमेंट कर रहे हो? 20. 1,92,000. 1,92,000. Fifth year. This year expenses is 16,800. So you will write SBP employee expenses debited to SBP liability 16,800. एंड इस बार लाइबिलिटीज पेमेंट कर रहे हो ना, तो लाइबिलिटीज पेमेंट करने का एंट्री कर दो एसबीपी लाइबिलिटी डेबिटेड टू बैंक. 70 multiplied by 80 multiplied by 24. 1 lakh. ठीक है. ऐसा सम्स मैं टेस्ट में लाऊंगा. यही सम नंबर चेंज कर दूंगा केवल, क्योंकि ये सीए में भी नहीं है, सीए के मैट में नहीं है ऐसा सम. बहुत सिंपल रखा है. बट ये सम्स ऐसे आर का बहुत अच्छा सम है. समझ गए बात? तो आई बिलीव मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार देने का मन कर रहा है ऐसे सम को, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा पता चलता क्या एसेट्स लायबिलिटीज़ हम लोग ठीक से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं. कैन वी रिकॉग्नाइज एक्सपेंस? वही बेसिक बात मेरे को दिखता है कि क्या एक्सपेंसेस मैं ठीक से रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ, क्या लाइबिलिटीज़ में पहचान पाता हूँ कि लाइबिलिटीज़ क्या होता है. तो यदि ठीक से इस बात को कोई सोच ले तो उसके लिए यही हिंट है कि तुम 31 मार्च को, किसी भी ईयर के 31 मार्च को खड़ा होकर सोचो भविष्य में मुझे कितना देना. ठीक है. और उसका वैल्यू क्या है आज, फेयर वैल्यू, उतना लाइबिलिटीज. पहले वो क्या था और पिछले बैलेंस शीट में और आज के बैलेंस शीट में जिस दिन सेटल कर रहे हैं उस दिन का डिफरेंस जो वैल्यू चेंजेस आया वो मेरा एक्सपेंस होगा. पॉजिटिव चेंज हुआ तो एक्सपेंस, नेगेटिव चेंज हुआ तो गेन. बस इतना ही काफ़ी है इसको करने के लिए. ये कंक्लूजन है फाइनली कि हाँ, इस सम्स को करने के लिए मुझे कितना बात का ध्यान रखना चाहिए. इसके बाद चाहिए कि एटलीस्ट इसे 2 से 3 बार
आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा ये। और इसमें इसी सम्स को करें, एक बार नंबर्स पे कमांड हो गया और अपने उस बात को माइंड में दोहराते रहें तो आपको फिर ये इजी लगेगा। हो सकता है करते वक्त आपको डिफ़िकल्ट लगा हो, अभी सुनते वक्त लगना नहीं चाहिए, बट यदि फिर भी लगा हो तो डू प्रैक्टिस। अगले क्लास में ऐसा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, बट स्टिल पहले इसका डाउट्स ले लूँगा, उसके बाद ही आगे जाऊँगा। होमवर्क है 6, 7 और 8 आपको घर में प्रैक्टिस करना, और कोई होमवर्क नहीं है। यही था आपका शेयर बेस्ड पेमेंट्स। थैंक यू।